1744 में एक ऐसा लड़का था जो फ्रैंकफर्ट की गंदी सी बस्ती में रहता था, जिसके माँ बाप स्मॉल पॉक्स की वजह से उसकी 12 साल की उम्र में चल बसे। किसी ने कभी सोचा भी नहीं था कि कुछ ही सालों में इसी लड़के की परिवार इतना अमीर हो जाएगा कि ब्रिटेन जैसी सुपर पावर को युद्ध के लिए फंडिंग करेगा। आज इस परिवार के नेटवर्थ $20 ट्रिलियन से भी ज्यादा है। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। फोर्ब्स की लिस्ट में इनके परिवार का कोई नाम तक नहीं आया। यह है रॉथस्चाइल्ड फैमिली की कहानी। आप भी शायद पहली बार ही इसका नाम सुन रहे होंगे, लेकिन पिछले 200 सालों से यह फैमिली कई टॉप इंडस्ट्रीज को कंट्रोल कर रही है। अब सवाल उठता है, अगर ये फैमिली इतनी ताकतवर है तो लोग इसके बारे में जानते क्यों नहीं? ये कभी नजर क्यों नहीं आती? और आखिर इसमें ऐसा क्या खास है जो पूरे यूरोप को कंट्रोल कर पा रही है? आज के इस वीडियो में हम इन सभी सवालों के जवाब जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, दुनिया की सबसे अमीर फैमिली की कहानी शुरू होती है 23 फरवरी 1744 को, जब जर्मनी के फ्रैंकफर्ट में एक जुई परिवार में मेयर एम्सेल रॉथस्चाइल्ड का जन्म हुआ था। उस समय यूरोप में राजनीति का बोलबाला था और जुई लोगों को सबसे ज्यादा तकलीफ होती थी। क्यों? क्योंकि लोग यह मानते थे जो लोग ईसाई धर्म को नहीं मानते वे समाज के लिए खतरा है। इस वजह से जुई लोगों पर बहुत अत्याचार हुआ। उन्हें फ्रैंकफर्ट के जुडनगैस नामक एक छोटी सी गली में रहने के लिए मजबूर होना पड़ा। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस तंग सी गली में, जहां हर घर एक दूसरे से सटा हुआ था, 3000 से ज्यादा जुई परिवार रहते थे। मेयर एम्सेल रॉथस्चाइल्ड अपने 30 सदस्यों वाले बड़े परिवार के साथ इसी गली के एक 11 फीट चौड़े घर में पले बढ़े थे। उनके पिता एम्सेल मजस रॉथस्चाइल्ड दुनिया भर से सामान मंगवाते थे और अलग अलग देशों की मुद्राओं का व्यापार करते थे। वे यूरोप के शक्तिशाली राजाओं में से एक प्रिंस ऑफ हेस के लिए सिक्के भी उपलब्ध कराते। उस समय जुई समुदाय के पास रोजगार के बहुत कम और हर जगह उन्हें दरकिनार किया जाता था, सिवाय पैसे के खेल के। ईसाइयों के लिए पैसा कमाना कोई बुरा काम नहीं, लेकिन जब बात गैम्बलिंग की आती थी तो उन्हें पैसे के लेन देन से दूर रखा जाता था। यही वजह थी कि जुई लोगों ने पैसे से जुड़े कामों में महारत हासिल कर ली थी। एम्सेल परिवार का व्यापार दिन दूनी रात चौगुनी गति से बढ़ रहा था और वे एक बेहतर जीवन जीने लगे थे। लेकिन तभी अचानक एक मुसीबत आई। साल 1755 में चेचक की महामारी फैल गई और एम्सेल मोसेस रॉथस्चाइल्ड की मौत हो गई। मानो एक तूफान ने उनके परिवार को तबाह कर दिया हो। पिता के जाने से मेयर एम्सेल रॉथस्चाइल्ड और उनके भाइयों का दिल टूट गया। यह उनके लिए दुखों का अंत नहीं था। पिता के जाने के 1 साल बाद उनकी मां ने भी दुनिया को अलविदा कह दिया। उस समय मेयर रॉथस्चाइल्ड की उम्र मात्र 12 साल की थी और वे एक पारंपरिक जुई स्कूल में पढ़ते थे। लेकिन माता पिता के जाने के बाद उन्हें अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ी और उन्हें अपने रिश्तेदारों के पास रहना पड़ा। कुछ समय बाद उन्हें दूर जर्मनी के हनोवर शहर में भेज दिया था, जहां उन्हें एकदम अजनबी लोगों के बीच रहना था। वहां उन्हें एक बैंक में काम करके अपनी आजीविका खुद कमानी पड़ी। 12 साल की उम्र में एक अजनबी शहर में अकेले रहना और काम करना आसान नहीं था, लेकिन यह नौकरी उनके जीवन की एक नई शुरुआत थी। यहाँ काम करते हुए उन्होंने दुनिया भर के व्यापार और पैसे के खेल के बारे में सीखा। उन्होंने प्राचीन रोम के खोए हुए खजाने यानी दुर्लभ सिक्कों के बारे में भी सीखा। ये सिक्के इतिहास के पन्नों की तरह होते थे, जिनकी कीमत सोने के टुकड़ों से भी ज्यादा होती थी। 6 साल के कठिन परिश्रम के बाद मेयर अपने सपनों को पूरा करने के लिए अपने शहर लौटने का फैसला करते हैं। 1763 में मात्र 19 साल की उम्र में वे फ्रैंकफर्ट वापस लौट आते हैं। इस जगह आकर इन्होंने सिर्फ दुर्लभ सिक्कों का कारोबार शुरू किया और जल्दी ही इनको बहुत मुनाफा होने लगा। कुछ ही समय में ये अपने इलाके के अमीर लोगों में शामिल हो गए। इतना ही नहीं, यूरोप की सबसे बड़ी शाही परिवार के साथ काम करने लगे और हेस के क्राउन प्रिंस विल्हेम के सबसे भरोसेमंद लोगों में से एक बन गए। इन दोनों के बीच एक बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी। मेयर अब उनके सारे पैसे और संपत्ति का ख्याल रखने लगे थे। इस दौरान मेयर ने एक छोटी सी चाल से अपनी दौलत कई गुना बढ़ा ली। ये चाल थी सोना खरीदना। जब भी प्रिंस विल्हेम सोना खरीदने की सोचते थे, मेयर पहले ही बहुत सारा सोना खरीद लेते। फिर जब लोगों को पता चलता था कि प्रिंस बहुत सारा सोना खरीदेंगे तो सोने की कीमत बहुत बढ़ जाती थी। मेयर तब अपना सारा सोना बेचकर बहुत पैसा कमा लेते थे। मेयर रॉथस्चाइल्ड का बिजनेस तेजी से बढ़ा और उनके पास काफी पैसे जमा हो गए। एक दिन किसी ने उन्हें सलाह दी कि क्यों न इस पैसे को ब्याज पर उधार दिया जाए, इससे वे अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। यह विचार मेयर रॉथस्चाइल्ड को बहुत भाया। उन्होंने तुरंत लोगों को उधार देना शुरू कर दिया। ये कोई मामूली लोग नहीं थे, लेकिन ध्यान दें, उनके उधार लेने वाले थे राजा महाराजा और सरकारी अधिकारी। इस तरह उनके बिजनेस ने ऊंचाइयों को छूना शुरू कर दिया। यहीं से रॉथस्चाइल्ड परिवार के बैंकिंग साम्राज्य की नींव पड़ी। 1770 में मेयर ने एक धनी व्यापारी की बेटी गडल स्नैपर से शादी की। कुछ सालों में उनके 10 बच्चे हुए। 1785 में मेयर ने अपनी मेहनत और लगन से एक बड़ा घर खरीदा, जहां वे अपनी पत्नी और बच्चों के साथ खुशहाली से रह सकते थे। उन्होंने जुडनगैस की तंग गलियों को अलविदा कह दिया और एक शानदार 5 मंजिला महल में शिफ्ट हो गए, जहां पहले एक प्रसिद्ध अमेरिकी
बैंकर जैकब विस्किफ का परिवार रहता था, उसी शानदार घर में रॉथस्चाइल्ड परिवार रहने लगा। मेयर रॉथस्चाइल्ड अपने बेटों को बचपन से ही पैसे के खेल के गूढ़ रहस्य सिखाते थे। कुछ ही सालों में उनका बैंक जर्मनी का सबसे बड़ा ऋणदाता बन गया था। अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए उन्होंने अपने बेटों को दुनिया के विभिन्न कोनों में भेजा। अपने सबसे बड़े बेटे एशेल को फ्रैंकफर्ट में छोड़कर उन्होंने सोलोमन को वियना, कार्ल को नेपल्स और जैकब, जिसे जेम्स भी कहते थे, को पेरिस भेजा। इन पांचों बेटों में मेयर का तीसरा बेटा नेथन रॉथस्चाइल्ड बहुत ही ज्यादा चालाक था और जिसके दिमाग में हमेशा नए नए व्यापारिक विचार उठते रहते थे। 1798 में 21 साल की उम्र में वह लंदन के लिए रवाना हुआ। लंदन, जो उस समय व्यापार का केंद्र था। मेयर ने लंदन के लिए अपने सबसे चालाक बेटे को ही क्यों चुना? क्योंकि उन्हें पता था कि नेथन में वह क्षमता है जो उनके परिवार के कारोबार को दुनिया की सबसे बड़ी बैंकिंग शक्ति बना सकती है। दरअसल मेयर चाहते थे कि नेथन लंदन जाकर उस समय चल रहे युद्धों को आर्थिक मदद दे, क्योंकि 1792 से 1815 तक पूरा यूरोप, खासकर इंग्लैंड, एक शक्तिशाली फ्रांसीसी नेता नेपोलियन बोनापार्ट के खिलाफ लड़ रहा था। रॉथस्चाइल्ड परिवार ने इस युद्ध को अपने लाभ के लिए इस्तेमाल किया। उन्होंने सरकारों को धन देकर युद्ध के लिए जरूरी सामान खरीदने में मदद की। युद्ध के दौरान धन जुटाना बहुत मुश्किल होता था कि अगर कोई देश हार जाता तो रणदाता को अपना सारा पैसा गंवाना पड़ता था, लेकिन रॉथस्चाइल्ड परिवार ने यह जोखिम लिया। दरअसल रॉथस्चाइल्ड परिवार सरकारों को दिए जाने वाले लोन पर अत्यधिक ब्याज दर वसूल करते थे। चूंकि सरकारों के पास कोई और विकल्प नहीं था, इसलिए उन्हें रॉथस्चाइल्ड से ही लोन लेना पड़ता था। साल 1815 में रॉथस्चाइल्ड परिवार ने अकेले ब्रिटेन को लोन दिया था। रॉथस्चाइल्ड परिवार ने एक ऐसी अद्वितीय रणनीति अपनाई थी जिसने उनके मुनाफे को कई गुना बढ़ा दिया। उनके पास एक गुप्त सूचना तंत्र था जो युद्ध के मैदान से ताजा खबरें लाता था। 18 जून 1815 जून को हुए वाटरलू की लड़ाई के परिणाम के बारे में उन्हें सबसे पहले जानकारी मिली। जब उन्हें पता चला कि नेपोलियन हार गया है तो उन्होंने जानबूझकर एक अफवाह फैलाई कि ब्रिटेन युद्ध हार गया है। इस अफवाह के कारण ब्रिटिश स्टॉक मार्केट में भारी गिरावट आई। जब रॉथस्चाइल्ड परिवार ने ब्रिटेन की हार की अफवाह फैलाई तो पूरे इंग्लैंड में दहशत फैल गई। लोगों को लगा कि अब देश बर्बाद हो जाएगा और उन्होंने अपने शेयर बेचना शुरू कर दिया। स्टॉक मार्केट में भारी उथल पुथल मच गई। इस अफरा तफरी के बीच रॉथस्चाइल्ड परिवार ने बड़े पैमाने पर ब्रिटिश शेयर खरीदना शुरू कर दिया। जब सभी निवेशक घबराकर अपने शेयर बेच रहे थे, तब रॉथस्चाइल्ड परिवार शांति से खड़ा था और इस सुनहरे अवसर का फायदा उठा रहा था। उन्होंने बहुत कम कीमत पर बड़ी मात्रा में शेयर खरीद ली। कुछ समय बाद जब वाटरलू की लड़ाई में ब्रिटेन की जीत की खबर फैली तो स्टॉक मार्केट में तेजी से सुधार हुआ। रॉथस्चाइल्ड परिवार ने जो शेयर खरीदे थे उनकी कीमतें कई गुना बढ़ गईं। इस तरह उन्होंने एक ही झटके में अकूत धन कमा लिया। यह रॉथस्चाइल्ड परिवार की दूरदर्शिता और साहस का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। उन्होंने न केवल युद्ध के दौरान बल्कि युद्ध के बाद भी भारी मुनाफा कमाया। 19वीं सदी तक रॉथस्चाइल्ड परिवार ने अपना बैंकिंग नेटवर्क पूरे यूरोप में फैला लिया था। यूरोप में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत होते ही उन्होंने इस नए अवसर का फायदा उठाने का फैसला किया। अपने विशाल धन के बल पर उन्होंने तेल उद्योग, खनन, रेलवे, बंदरगाह निर्माण और सड़क निर्माण जैसे विभिन्न क्षेत्रों में निवेश करना शुरू कर दिया। उन्होंने अजरबैजान में दुनिया के पहले तेल के कुएं में बड़ी मात्रा में निवेश किया था। यूरोप में रेलवे नेटवर्क के विस्तार में भी उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। ब्रिटेन में भी रॉथस्चाइल्ड परिवार का काफी प्रभाव था। ब्रिटिश सरकार ने उनके सहयोग से कई महत्वपूर्ण परियोजनाएं शुरू की। उदाहरण के लिए 1859 में स्वेज नहर का निर्माण शुरू हुआ था। यह नहर एशिया, यूरोप और अफ्रीका को जोड़ने वाली एक महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्ग थी और इस परियोजना में रॉथस्चाइल्ड परिवार का महत्वपूर्ण योगदान था। ब्रिटेन स्वेज नहर के रणनीतिक महत्व को अच्छी तरह से समझता था और वह इस पर अपना नियंत्रण चाहता था, लेकिन मिस्र के सुल्तान सईद पाशा और ब्रिटेन के बीच संबंध तनावपूर्ण थे। इस कारण ब्रिटेन स्वेज नहर पर अपना अधिकार जमाने में असमर्थ था। 1869 में नहर के खुलने के बाद मिस्र आर्थिक संकट में फंस गया और उसे नहर में अपने शेयर बेचने पड़े। ब्रिटेन इस अवसर का लाभ उठाना चाहता था, लेकिन उसके पास इतना पैसा नहीं था कि वह मिस्र के शेयर खरीद सके। इसी बीच रॉथस्चाइल्ड परिवार ने बिना किसी देरी के मिस्र को 5 मिलियन पाउंड का लोन दिया। यह लोन इतनी जल्दी दिया गया था कि औपचारिक दस्तावेजों को पूरा करने का समय भी नहीं मिला। इस लोन के बदले में रॉथस्चाइल्ड परिवार को मिस्र के शेयरों पर नियंत्रण मिल गया। इस तरह रॉथस्चाइल्ड परिवार ने ब्रिटेन की ओर से स्वेज नहर पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। 1893 में जब अमेरिका सोने के संकट से जूझ रहा था, तब अमेरिकी सरकार की चिंता बढ़ गई। सरकार ने जेपी मॉर्गन से 1 लाख किलो सोने की मांग की, जो कि उस समय के लिए एक अविश्वसनीय मात्रा थी। मॉर्गन इस विशाल मात्रा में सोना कहां से लाएंगे, यह एक बड़ा सवाल था। उन्होंने दुनिया भर में सोने के स्रोतों की तलाश शुरू की, लेकिन कोई भी स्रोत इतनी बड़ी मात्रा में सोना उपलब्ध कराने में सक्षम नहीं था। तभी मॉर्गन को रॉथस्चाइल्ड परिवार याद आया। रॉथस्चाइल्ड परिवार पहले से ही दुनिया के प्रमुख बैंकों में से एक था और उनके पास सोने का एक विशाल भंडार था।
मॉर्गन ने रॉथस्चाइल्ड परिवार से संपर्क किया और उनकी मदद मांगी। रॉथस्चाइल्ड परिवार ने मॉर्गन की मदद की और कुछ ही समय में 1 लाख किलो सोना उपलब्ध करा दिया। ये दिखाता है कि रॉथस्चाइल्ड परिवार के पास कितनी शक्ति और प्रभाव था। इस घटना से अमेरिकी सरकार रॉथस्चाइल्ड परिवार के प्रति और अधिक आभारी हो गई और रॉथस्चाइल्ड परिवार का अमेरिका में प्रभाव और बढ़ गया। अपने व्यापारिक संबंधों और रणनीतियों की बदौलत ये पिछले 200 सालों से यूरोप पर अपना प्रभाव बनाए हुए हैं। आज उनके परिवार में 100 से अधिक सदस्य हैं। हैरानी की बात यह है कि इलॉन मस्क, मुकेश अंबानी या वॉरेन बफेट जैसे अरबपतियों के विपरीत वे हमेशा सुर्खियों से दूर रहते हैं। अगर आप किसी से पूछें कि क्या वे रॉथस्चाइल्ड परिवार को जानते हैं, तो शायद ही कोई ऐसा होगा जिसने इस नाम के बारे में सुना हो। रॉथस्चाइल्ड परिवार हमेशा से ही अपनी निजी जिंदगी को गुप्त रखने के लिए जाना जाता है। मेयर एमसेल रॉथस्चाइल्ड ने अपनी मृत्यु से पहले परिवार के लिए एक नियम बनाया था कि परिवार का कारोबार केवल पुरुष सदस्यों द्वारा ही चलाया जाएगा और परिवार की संपत्ति परिवार के भीतर ही रहे। इसीलिए उन्होंने परिवार के सदस्यों के बीच शादियां करने का फैसला किया। 1824 से 1877 के बीच परिवार में 36 शादियां हुई, जिनमें से 30 शादियां परिवार के सदस्यों के बीच ही हुई। आज रॉथस्चाइल्ड परिवार बहुत बड़ा हो गया है और उनके बारे में व्यक्तिगत रूप से बताना मुश्किल है। दिसंबर 2023 तक रॉथस्चाइल्ड परिवार की कुल संपत्ति $20 ट्रिलियन थी। यह दुनिया की सबसे अमीर फैमिली थी। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इस परिवार का कोई भी सदस्य अरबपतियों की सूची में शामिल नहीं था। इसका कारण यह है कि परिवार बहुत बड़ा है और उनकी संपत्ति कई सदस्यों में बंटी हुई है। इसलिए जब सभी सदस्यों की संपत्ति को जोड़ा जाता है तो कुल संपत्ति बहुत अधिक होती है। लेकिन व्यक्तिगत रूप से कोई भी सदस्य इतना अमीर नहीं होता कि अरबपतियों की सूची में शामिल हो सके। दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं कि कैसे एक गरीब लड़का फुटबॉल का बादशाह बन गया, तो इस वीडियो को देख सकते हैं। बाकी आज के लिए बस इतना ही।